अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम डिस्कस कर लेंगे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। तो पहले आप ये समझिए कि मिडिल टर्म को ब्रेक किस तरीके से करना है, उसकी डिटेल, उसकी तफसीलात को समझिए कि किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सॉल्व करना आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो सिर्फ ये और ये स्टेप्स एक तरीके से समझे इजाफी स्टेप्स हैं, बाकी तो पूरा मेथड वही रहेगा। तो पहले आप देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वीडियो। एक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, फर्स्ट कर लेते हैं। हमारी एक्सप्रेशन है x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट टर्म। कुछ देर के लिए ये हमारी लास्ट टर्म, कुछ देर के लिए, और ये हमारी मिडिल टर्म, और ये हमारी मिडिल टर्म। टॉपिक का नाम है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। इस मिडिल टर्म का मसला है सारा का सारा, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। इस ब्रेक करने की क्या प्रॉपर्टीज है उसको समझ लीजिए। मिडिल टर्म जब ब्रेक होगी तो दो हिस्सों में होगी। वो दो पार्ट्स क्या होने चाहिए, इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म आ जाए, प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आ जाए। दोबारा रिपीट करो, इसको तोड़ो दो हिस्सों में, 7x को, वो दो हिस्से, वो दो फैक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, लास्ट टर्म आ जाए। उन्हीं दो फैक्टर को जब आपस में प्लस माइनस, प्लस करो या माइनस करो तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो देखने में आया वो ये आया कि ये लास्ट टर्म है, जहां हमने लिखा देखा ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, क्योंकि आखिर में लिखी इसको लास्ट टर्म। तो बुनियादी कॉन्सेप्ट यहीं से लेके चलना शुरू करेंगे कि पहले इसको सही करते हैं कि लास्ट टर्म इसको नहीं कहते, फिर किसको कहते हैं। दरअसल लास्ट टर्म जो आती है हमारे सामने वो इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। क्या मतलब ये कि इस x² का कोफिशिएंट क्या है 1, और ये लास्ट में कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है 10। 1 10 10, तो सर पहले भी तो 10 आ रहा था। अच्छा, यहां पर ये क्या है 6, तो लास्ट टर्म क्या 6 क्या लाएगी, हरगिज नहीं। तो लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। लास्ट टर्म क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड लास्ट टर्म। 6 3 18, दिस इज लास्ट टर्म नॉट अ 6। 2 3 6, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। जो लास्ट में लिखा है वो लास्ट टर्म नहीं है, बल्कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन था हमारे पास x² + 7x + 10, x² + 10, क्योंकि सारा मसला किसका है, इस 7x का। मल्टीप्लाई करो तो लास्ट टर्म आनी चाहिए 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, बजाय 1 है, तो 1 10 10, तो मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए। अब आप सोचें 10 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 10 10 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। 10 में 1 प्लस करेंगे 11 आएगा। क्या 11 चाहिए, नहीं, हमको 7 चाहिए। और किस में आता है 2 5 10, क्या होता है 2 5 10, क्या 2 और 5 को प्लस करने से 7 आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो फैक्टर बने हमारे 2x प्लस, फिर समझिएगा 2 को और 5 को ऐड करें, प्लस करें या माइनस, क्योंकि अब यहां प्रॉपर्टी प्लस की लग रही है, तो प्लस करने से 2 और 5 कितना आ रहा है, मिडिल टर्म आ रही है 7 आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या लास्ट टर्म आ रही है, हाँ 2 5 10 होता है, बिल्कुल आ रहा है। कॉमन लेने का तरीका यह है कि पहले इन दो टर्म में से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें x², फिर क्या है 2x, x कॉमन आ चुका है, x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा। इस टॉपिक की खास बात, सबसे खास बात यह है, जो इसका फर्स्ट ब्रैकेट बनता है वो इसका लास्ट ब्रैकेट यानी कि सेकंड ब्रैकेट बनता है। क्या मतलब ये कि इन दोनों में से कॉमन लिया तो x कॉमन आया, x + 2 अंदर फैक्टर बन गया है। इसी तरीके से जो इसमें x + 2 आया सेकंड टाइम भी वही रिपीट होगा, बस आप इसमें से ये देख लें कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। 5x और 10 में से क्या कॉमन है, 5, यानी कितना आसान हो गया। चाहे तो चेक कर लें,
5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10। बात आ गई समझ। तो एक फैक्टर बना x प्लस 2 और एक फैक्टर बना x प्लस 5। क्लियर? यहां मैं आपको एक बात और बताता चलूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन तो नहीं है। 1 के टेबल में 7 तो आता है और 1 के टेबल में 10 तो आता है, लेकिन ये कि तीनों किसी एक टेबल में आते हैं एक्सेप्ट 1, सिवाय 1 के अलावा, तो जवाब मिलेगा हरगिज़ नहीं। तो पहले हम ये देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन होगा तो पहले हम कॉमन ले लेंगे, देन उसके बाद हम उसके फैक्टर बनाएंगे। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये फर्स्ट या सेकंड ईयर तक के लेवल तक काम आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अच्छा जी, इसको ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 15 ब्रेक करने की कंडीशन आपके सामने हमने रख दी। मल्टीप्लाई करो, लास्ट टर्म आनी चाहिए, प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म आनी चाहिए। 15 कौन से टेबल में आता है? एक्सेप्ट 1 छोड़ दीजिए, 1 के अलावा बात कीजिए। 3 5 is 15, हाँ बिल्कुल 3 5 is 15 होते हैं। क्या इन दोनों को प्लस करने से 8 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लस का 8 है, क्या ये प्लस का 8 है? तो जवाब मिलेगा हरगिज़ नहीं। तो फिर किसका 8 है? ये माइनस का 8 है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। +3 + 5 + 8 होता है और -3 - 5 बराबर होता है -8 के। तो फैक्टर क्या बने हमारे? -3x - 5x। इन दोनों में से कॉमन ले लें तो x कॉमन आ गया। इन दोनों में से मैंने आपको बताया यही ब्रैकेट रिपीट कर दीजिए, x - 3। बस यहां से ये देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, या यूं समझ लीजिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 5x हो जाए -5। बहुत सारे तरीके समझने के लिए। x - 3 कॉमन आ गया, इसमें से देख ले क्या कॉमन है। इधर 5 इधर 15, तो 5 कॉमन आ गया। तो एक फैक्टर बना x - 3 और एक फैक्टर बना x - 5। कितना आसान हो गया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चले हम अब इसको देखते हुए अपने बाकी जो एग्जांपल्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं जो हमने बोर्ड पे लिखी। x² + 7x + 10, ये तो हमारी एग्जांपल यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड ये हमने समझ लिया कि 7 को हम ब्रेक करेंगे 2 और 5 में, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनाएगा? 10 बनाएगा, और इन दोनों का सम करने से क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये आ गया फैक्टर। यहां एक चीज और मैं आपको बता दूं, x² + 7x + 10, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं बजाहिर इसके हम इतने सारे फैक्टर बनाए, इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे तो बात तो समझ में आ जाएगी। अब ये बात हमें मालूम है कि 10 मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बना हमने? x + 2 x + 5। हम इसके फैक्टर डायरेक्ट बना सकते हैं, यानी कि 7 को हमने क्या तोड़ा, किस हिस्से में तोड़ा? +2 में, और तो सीधा सा आंसर आया x + 2 x + 5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और मजीद क्वेश्चन अगर हम देखें मिसाल के तौर पे, x² + 7x + 12। अब हमें पता है 4 + 3 क्या होता है? 7 होता है। 4 3 का क्या होता है? 12 होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं x + 3 x + 4। ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे कि कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, उसको देखते हुए कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है मिस्टेक हो जाएगी तो सारे स्टेप्स करेंगे। आ जाए अपनी एग्जांपल्स में। 14 चाहिए, सोचें कौन सा टेबल में आता है? 14। 7 to the 14 तो होते हैं। अच्छा, बीच में क्या लिखा है? 9। क्या 7 में 2 प्लस करने से 9 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अब ये देखना पड़ेगा +9 चाहिए या -9। ये साइन क्या लेंगे? -9। तो हम क्या लेंगे? -7 और -2। क्लियर? इसमें और इसमें x कॉमन है, तो x को x से मल्टीप्लाई करा, x² x को 7 से करा 7x। इसी ब्रैकेट को दोबारा रिपीट कर देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, यकीनन 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया। एक फैक्टर बना x - 7 और दूसरा बना x - 2। अगला क्वेश्चन है x² - x - 12। आप सोचें, उसको छोड़ें, सुनिए जरा गौर से। x² - x - 12, किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। 2 6 12 होता है, 4 3 12 होता है। क्लियर हो गई? बीच में क्या चाहिए? -x, x का मतलब हो गया 1x। अब सोचें 6 2 12, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, या 4 3 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। बताएं जल्दी से बताएं। लेकिन 4 - 3 तो डायरेक्ट फैक्टर बन सकता है x - 4 x + 3। अब आप ये पूछेंगे सर ये +4 क्यों नहीं आया, माइनस क्यों नहीं आया?
ये प्लस का 4 क्यों नहीं आया, ये माइनस का 3 क्यों नहीं आया? तो आ जाइए सवाल पे, ये क्या लगा माइनस। ये याद रखिएगा जो साइन आपको चाहिए कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए माइनस, तो बड़े नंबर के साथ माइनस साइन का इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े नंबर के साथ 4 और 3 में कौन बड़ा है, लेकिन 4, तो बड़े नंबर के साथ माइनस का इस्तेमाल कर लीजिए, छोटे के साथ प्लस का, ताकि -4 + 3 क्या बना देगा, -1 बना देगा। बात आ गई समझे? और जी तो ये हो जाएगा 2 3 6, मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो 7 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है मिडिल टर्म इसकी ब्रेक, 6 1 जा 6, 6 में 1 प्लस करोगे क्या आ जाएगा 7, तो फैक्टर क्या बने 6x + 1x। इसको 1x से समझाने के लिए लिखा है, दरअसल ये x लिखा जाता है, क्लियर। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, 1 आपको मालूम है कि नहीं लिखा जाता। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें 2 और 6, तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6 होता है। इधर x 2 टाइम्स, इधर x 1 टाइम, तो x एक दफा कॉमन आ जाएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब ये बात हमें मालूम है x + 3 इधर में आएगा। इसमें से क्या कॉमन है, 1 और 3 किस टेबल में आता है, यकीनन 1 के टेबल में आता है, 1 कॉमन है। तो आंसर है x + 3 और यहां से आया 2x, यहां से आया +1। 3 6 18, लेकिन कौन सा 18 -18, ये देखिए माइनस का साइन लगा हुआ। 3 6 18 -18, मल्टीप्लाई करो तो 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो बीच में क्या लिखा है, मिडिल टर्म क्या है 7, तो 9 2 क्या हो जाएगा, 9 2 18 होता है, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ये देखें फैक्टर आ गया इसके आसानी से। ये एज इट इज 7 को हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, 9 - 2, 9 - 2 क्या होता है 7 होता है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन, x यहां 2 दफा या 1 दफा, तो x भी कॉमन आ गया। ये सारे स्टेप तो वही स्टेप है, अगर बच्चे को कोई मुश्किलात होती है पेश आती है तो इस वाले स्टेप में आती है कि सर इसको ब्रेक कैसे करें। बाकी तो सब आसान, एक दफा समझ ले, बार बार वही रिपीट करते रहे। ये बहुत अच्छा सवाल है। 5 6 30, मल्टीप्लाई करो तो 30 आना चाहिए, और बीच में क्या लिखा है मिडिल टर्म -13। सोचिए, इसको छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ था, आप अपने दिमाग से सोचिए। 5 6 30 मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस यानी कि -13 आना चाहिए। तब 30 किस टेबल में आता है, 6 5 30 होता है। क्या 6 और 5 13 बनता है, तो जवाब आएगा नहीं बनता। अच्छा आगे चलते हैं। 15 2 क्या होता है, 15 2 30, वो मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया। 15 2 30 होता है, 15 में से 2 माइनस करो क्या आएगा, वो भी 13 आएगा। अच्छा 3 10 क्या होता है, 3 10 भी 30 होता है, और 3 और 10 को प्लस करो जब भी क्या आएगा 13 आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे फैक्टर बन सकते हैं, तो जवाब होगा कि हरगिज नहीं, इतने सारे फैक्टर नहीं बन सकते, ये बन सकता है। अगर ये बन सकता है तो सर वो बाकी जो 2 थे वो कहां गए, उसको समझते हैं। ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल सवाल, ये तो सारे बस एक ही पैटर्न जैसे सारे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 5 × +6 तो कितना आया +30, जवाब क्या आया +30। अब हमने जितने फैक्टर बनाए थे उसको रखते हैं। हमने कहा क्या होता है 6 5 30, तो ये तो आसान हो गया, तो 6 और 5 11 नहीं होते, इसको तो निकाल दें। बाकी पीछे रह गए 2, 15 2 15 × 2 1, 10 × 3, इन दोनों से आंसर क्या आएगा 30, प्लस माइनस करने से आंसर क्या आएगा 13 आएगा 13। तो हमने 10 और 3 क्यों लिया, 15 और 2 क्यों नहीं लिया, आ जाएगी। अगर मैं 15 और 2 ले लूं, सुनिएगा जरा गौर से, अगर मैं इसके फैक्टर ले लूं 15 और 2, 15 का मतलब -15 मल्टीप्लाई +2 या +15 मल्टीप्लाई -2। आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या है, आप मुझे बताएं। -15 मल्टीप्लाई +2, प्लस समझाने के लिए लिखा है और कोई वजह नहीं है। 15 2 30 और ये माइनस, तो जवाब आएगा -30। क्या आएगा जवाब -30। तो 15 मल्टीप्लाई -2, जवाब क्या आएगा -30। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 5 6 लिखा हुआ है क्या ये -30 है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसको माइनस किसने बना दिया भाई, तो ये -30 नहीं बल्कि +5 6 30 प्लस का 30 है। तो ये दोनों फैक्टर तो होगा गलत, क्यों, क्योंकि इससे आंसर क्या आ रहा है -30, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। -10 -3, अगर मैं -10 को मल्टीप्लाई करूं -3 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
आई बात समझ में कि इसने 15 2 क्यों नहीं लिया और 10 और 3 क्यों लिया? इस वजह से लिया कि ये दोनों मिलके इसको क्या बना देंगे पॉजिटिव, जबकि -10 और -3 को अगर हम सम करें तो आंसर क्या आएगा -30। क्या आ गया -30। बात आ गई सब। बाकी कॉमन है 5 और 10 एक टेबल में आते हैं, 5 आ जाएगा एक्सेस। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ जाएगा। आगे चलते हैं 6a स्क्वायर -17 है प्लस 12। 6 12 का पहले तो ये आना चाहिए। 6 12 का होता क्या है? 6 10 का क्या होता है? 60। 6 2 का क्या होता है? 12। 60 और 12 कितने हो गए? 72। तो लास्ट टर्म हो गई हमारी 72। क्या हो गई? 72। मल्टीप्लाई करो तो 72 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो 17 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बनाया हमने? 9 8 का या 8 9 का? 9 8 का कितने होते हैं? 72। या 8 9 का कितने होते हैं? 72। इन दोनों को ऐड करा दो तो कितना आएगा? 17। तो फैक्टर क्या बने? -9 है -8। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। आगे चलते हैं 18b स्क्वायर -b -39। ये बहुत अच्छा सवाल, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखिए 18b स्क्वायर -b -39। 1839 का क्या होता है पहले तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा, और उसके बाद इसके फैक्टर कैसे बनेंगे ये मालूम करना पड़ेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, ये सवाल हो ये इसके बाद आने वाले 1000 सवाल आते, उन तमाम क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उनकी मिडिल टर्म भी बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1839 आई थिंक सो कि 720 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 मल्टीप्लाई बाय 39 702 नॉट 720 702। समझिएगा अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए 702, अब इसको हम टेबल कैसे पढ़े? हमने तो ज्यादा से ज्यादा कितने टेबल पढ़े हैं? 13 14 15 ज्यादा से ज्यादा 20 तक आते हैं हमें। एलसीएम ले लीजिए 702 तो ये हो जाएगा 351। 3 के टेबल से 3 11 33 21 3 7 21 3 3 9 27 हो गया, 3 9 27 3 13 एंड 13 हो गया। इसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग से मुराद ये है कि हम इसके फैक्टर बनाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने से 702 तो खैर आ ही जाएगा, लेकिन ये आना चाहिए -1। लेट सपोज अगर मैं एक पेयर ये बनाऊं 2 13 का 26 और 3 3 का 9 9 3 का 27, इन दोनों को प्लस करने से तो खैर ज्यादा ही आ जाएगा, हमें तो 1 चाहिए। अच्छा अगर हम इसमें से माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, और हमें चाहिए भी क्या? -1। तो कभी अगर आपसे मिडिल टर्म ब्रेक ना हो रही हो तो आप एलसीएम लेके देख लीजिए। एलसीएम लेकर देखने से हमारी टर्म आसान हो जाएगी, उसकी ग्रुपिंग बनाना आसान हो जाता है और हमारे पास उसकी मिडिल टर्म ब्रेक जो होती है, मिडिल टर्म जो होती है वो सामने आ जाती है। क्लियर? हो सकता है कि डायरेक्ट इस तरीके से फैक्टर ना बनाया जाए, आप कुछ गलत भी बना सकते हैं। गलत से बना दिए कि फर्स्ट कर लेते आप पहली दफा फैक्टर बनाते इन तीनों को और इन तीनों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बीच में 1 नहीं आएगा। 2 3 6 6 3 18 3 13 39, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने से 1 नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है। कोई और ग्रुप बना के देख लीजिए, जरूरी थोड़ी कि यही ग्रुप बनेगा, कोई और ग्रुप बना ले। इसको ऐसे करके देखें चले 2 3 6 और 3 13 3 39 और 39 3 समथिंग कुछ ज्यादा ही आएगा। फर्स्ट करने 100 आएगा, तो 100 में से 6 माइनस करेंगे तो जब भी नहीं आएगा। तो ये तो प्रैक्टिस करेंगे तो खुद बात समझ में आ जाएगी यार 100 में 6 माइनस करने से 1 थोड़ी ना आता है। तो कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जिसको माइनस कराने से 1 आ जाए। तो हमने क्या ग्रुप बनाया था? बल्कि हमारा ग्रुप क्या था? 13 2 26 एंड 3 3 9 9 3 27। इसका करने से क्या हो रहा है? -27 प्लस 26, आंसर क्या है? -1। और चाहिए भी क्या हमें? -1। बात आ रही है समझ? अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 18 और 27। 18 और 27 किस टेबल में आते हैं? 9 में आते हैं। 26 और 39 किस में आते हैं? 13 में आते हैं। तो आसान। तो एक पेयर बना 2b - 3, दूसरा बना 9b + 13, तो यहां के 9 + 13। इसी तरीके से
8 15 120, तो फैक्टर बना लें 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। इन दोनों सॉरी 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये नेक्स्ट कैटेगरी हमारी वो है जहां से मैंने बात शुरू करी थी कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इसमें हम देख लेते हैं 24 81 27 ये तीनों किस टेबल में आते हैं, तो ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट कर ले? बिल्कुल है, बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा भी किया जा सकता है। इन दी एंड लास्ट स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, लेकिन बात दरअसल ये है 24 27 होता क्या ये हमें नहीं मालूम। 24 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी जैसे ये, इसमें तो कोई और पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो मजबूरन हमने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ा। इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसमें से कॉमन ले लें, हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 3 8 24, 3 27 81 और 3 9 27। अब इस 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 8 9 क्या होगा 72, 8 9 72। एक बात फिर समझ लीजिए, मैं फिर एक दफा एलसीएम लेके समझा देता हूं। 72 का एलसीएम लेते हैं, 236 218 29 33 एंड 3 1 3 चेक करते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 3 24, एक तो इनका पेयर बन गया और एक ये 3, तो 24 और 3 कितने होते हैं 27 होते हैं। और हमें क्या चाहिए, लीजिए बन गया हमारा प्लस 27 है, कोई मसला नहीं, आप इसको माइनस 24 माइनस 3 कर दीजिए तो माइनस 27 आ जाएगा। बात आ रही है समझ? तो ऐसी ग्रुपिंग ऐसे एलसीएम लेके देख लेंगे तो हमारी मिडिल टर्म ब्रेक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फैक्टर बने माइनस 24 एंड माइनस 3, क्लियर? लास्ट में लिखा था 9 एज इट इज आ गया। इन दोनों में से अगर हम बात करें कॉमन क्या है, तो ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं और ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहां से 8 कॉमन आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन 36 154 और 36, ये दोनों बल्कि ये तीनों टर्म 2 के टेबल में कॉमन आते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 18 36, 2 77 154, 2 18 36। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो 324 आए, प्लस माइनस करो तो 77 आए। फिर दोबारा एलसीएम लेके देख लीजिएगा, अगर बात समझ में ना आए, आसानी से फैक्टर ना बन रहे हो तो इसके फैक्टर हमने बनाए 81 4। कैसे पता चला? एलसीएम लेके पता चलेगा। 81 में से 4 माइनस करें 77 आ जाएगा, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करें 324 आ जाएगा। बाकी क्या हुआ, बाकी इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। 18 और 81 किस टेबल में आते हैं 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 कॉमन आ जाएगा। 4 और 18 किस टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। एक पेयर बना 2x + 9, एक बना 9x - 2। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर मैं अर्ज करूंगा कि ये डायरेक्ट भी पॉसिबल है। 721 का क्या होता है 7 1 7 147 हो जाएगा आई थिंक सो, लेकिन 147 लास्ट टाइम कोशिश करें कि ये आसान हो जाए, तो हमने क्या किया 7 कॉमन लिया। अब देखें कितना आसान है, इधर क्या लिखा है 1, इधर क्या लिखा है 3, 1 3 जा 3, बीच में क्या था ये 2, तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा। बात आई समझे? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लास्ट टाइम आ गई 3, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आई, तो 3 में से 1 माइनस करें -3 + 1 तो क्या आ जाएगा -2। तो हमारे पास आंसर आया 7 ब्रैकेट y - 3 ये फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या बना y + 1, देखा ये बन गया। तो इस तरह बिल्कुल हमने मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसको समझने की कोशिश करी कि मिडिल टर्म अगर ब्रेक करनी हो तो किस तरीके से ब्रेक की जाएगी और किन किन बातों को सामने रखा जाएगा। अगर कोई लास्ट टर्म हमारी बहुत बड़ी आ जाए जिसको ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, तो ये हमने सीखा कि उसका हम एलसीएम लेके ग्रुपिंग बना के इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की जा कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट। मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आ चुका है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे x + 2 दिस इज एक्सप्रेशन एंड x + 2 = 0 इज कॉल्ड इक्वेशन, जिसमें से हम किसी अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इज कॉल्ड इक्वेशन। शुरू कर, x² + 5x + 6 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक आपने करना सीख लिया है। 5x को हम ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर बनेंगे 2 और 3, इन दोनों में x कॉमन,
x कॉमन लिया, x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करा 2x। इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 से मल्टीप्लाई करा 3x आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ये सब कुछ आप लोग पीछे यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सीख लिया आपने। खैर यहां पर आते हैं, यहां पे इसके फैक्टर बने x + 2 x + 3 = 0। अब इसका क्या मतलब होता है, यहां तक तो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। = 0 से किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा इसको समझ लीजिए। x + 2 x + 3 = 0। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है, इसलिए हम इसको इक्विलेट करते हैं। x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0। और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर सॉल्व करते वक्त हमने सब यही करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आ चुका है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मिडिल टर्म ब्रेक करना आप सीख चुके हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो x + 2 = 0, +2 यहां शिफ्ट होगा तो -2 आ जाएगा, और +3 यहां शिफ्ट होगा तो -3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया -2 एंड -3। ये -2 और -3 क्या है इसको भी समझ लीजिए। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर यहां पर x की जगह पर -2 होता, तवज्जो रखिएगा, अगर यहां पर x की जगह पर -2 होता तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 बन जाता। कैसे बनता? -2 + 2 क्या बनता? 0 बनता। 0 को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो आंसर क्या आएगा। ये मतलब होता है सॉल्यूशन सेट का। यहां पर x की वैल्यू क्या आई? -3। इस -3 से क्या मुराद है? इस -3 से मुराद ये है कि अगर x की जगह पे यहां पे -3 पुट करें तो -3 + 3 इसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। बात आ गई समझ? तो यहां भी जो सॉल्यूशन सेट आया इससे ये मुराद है कि ये -2 -3 इस पूरे, अगर एक्सप्रेशन की बात करें, मैं यहां से यहां तक की बात करूं, एक्सप्रेशन की बात करूं, इक्वेशन कब बनेगी? जब = 0 आ जाएगा। तो यहां पर -2 -3 पुट करने से ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। क्लियर हो? पार्ट मिडिल टर्म ब्रेक करना आ गया आपको। इसके ये 1 लिखा हुआ है, 3 2 6 होता है और माइनस प्लस करने से 1 आ जाए। खैर हम फैक्टर की बात करेंगे। 3x - 1 = 0, एक फैक्टर बना 3x - 1 = 0, दूसरा बना 2x - 1 = 0। ये -1 = के बाद शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा। यहां 3x लिखा हुआ है, 3x आ गया, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से 2x - 1 -1 को इक्वल टू की बात लेते हैं +1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एक आंसर आया 1/3 और दूसरा आंसर आया 1/2। क्लियर? -11 मल्टीप्लाई करो तो 30 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो 11 आना चाहिए। तो फैक्टर बने -5 और -6। इसको मजीद सॉल्व कर तो एक आ गया x - 6, एक आ गया x - 5। इसमें से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x - 6 = 0, x - 5 = 0। -6 को वहां शिफ्ट करवाएंगे +6 आ जाएगा, -5 को वहां शिफ्ट करवाएंगे +5। तो सॉल्यूशन सेट आया हमारे पास 5 और 6। बज़ाहिर देखने में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही बज़ाहिर देखने में। इसकी डिटेल में, क्योंकि अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक करना तो सीख लिया, लेकिन हमें अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुकम्मल डेफिनेशन मालूम नहीं हुई। इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 के शुरू होने से पहले, क्योंकि उस एक्सरसाइज में 8.2 जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तफसीलात हैं। अभी तो सिर्फ हमें ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर मिडिल टर्म अप्लाई करनी है तो किस तरीके से अप्लाई करनी है, सॉल्यूशन सेट आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बोलते किसको है, किस तरीके से मालूम होगी, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे 8.2 में, उसके इंट्रोडक्शन। यहां पे तीसरी टर्म हमें नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, याद रखिएगा अगर सिर्फ इतना भी लिखा हुआ है x² इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात आ गई समझ में? अगर ये लिखा हुआ है x² = 0 तो आप कहें कि यहां पे तो 3 टर्म थी, 3 टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब पावर 2 आ जाए। बात आ रही समझ? इसमें और इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो x कॉमन आ गया। अब बज़ाहिर हम लोग ये गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं वो देख लीजिए। x × x - 2 = 0। यहां एक बात और याद रखिएगा, जितनी पावर होगी इतने सॉल्यूशन सेट आएंगे। क्या मतलब, देखिए पावर कितनी है 2, सॉल्यूशन सेट कितने हैं 2। पावर कितनी 2, सॉल्यूशन सेट कितने हैं 2 है। पावर कितनी 2, सॉल्यूशन सेट कितने हैं, पावर कितनी है 2। अब गलती क्या करते हैं वो सुन लें। हमें लगता है ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इस x को यहां लाके डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास बचा x - 2 = 0। -2 को वहां शिफ्ट करवाए तो आंसर क्या है 2। सर आपने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पावर 2 होती है, सॉल्यूशन सेट कितने आने चाहिए 2। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। गलती कर दी। क्या गलती कर दी भाई, ये पूरा का पूरा गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया, ऐसे गलत कर दिया भाई, ये x से डिवाइड नहीं हो सकता।
हाँ अलबत्ता अगर इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लिखा जाता, 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, तो उसको हम यहां से मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर वेरिएबल लिखा हुआ है तो याद रखिएगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, बजाय इसके कि हम उसको डिवाइड करवा के खत्म कर दें। और आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया। अगर ये गलती आपने करी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये कहती मेरे 2 सॉल्यूशन सेट आने चाहिए, यहाँ पे तो एक आ रहा है, तो गलत कर। सही तरीका क्या है, x को भी प्लेट लेंगे 0 के बराबर और x - 2 को भी कंपेयर करेंगे 0 से। तो ये तो शायद 0 है, -2 को उधर शिफ्ट करवाया तो 2। अब आप चाहें वेरीफाई करना तो ये देख लें, अगर इस x की जगह पे मैं 0 पुट करूं, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगी, इसको क्या बना देगा 0, एक फैक्टर बना। दूसरा आंसर क्या आ रहा है 2। अगर मैं इस x की जगह पे 2 रखूं तो 2 - 2 क्या बनेगा 0, 0 को x से मल्टीप्लाई करो क्या बना देगा, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट 15, 5 3 15, फैक्टर बनाए तो फैक्टर का आंसर आया x + 3 और x - 1 +3 वहां शिफ्ट होगा -3 -5 वहां शिफ्ट हुआ इज इक्वल टू के बाद तो +1। एक फैक्टर आया -3 और दूसरा फैक्टर आया 5। क्लियर। x - 5 होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। जबकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे 3 इक्वेशंस 3 टर्म्स हुआ करती थी, उसको हम आसानी से ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग करेंगे। स्मार्ट वर्किंग में लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि करने वाले इसको a - b के होल स्क्वायर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिला वजह फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी हमारी कितनी टर्म्स है, 1 और 2, फार्मूला लगाओगे 3 टर्म वहां से आएंगे, 1 टर्म यहां से आएंगे, 4 टर्म से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आसानी करेंगे। -9 को इज इक्वल टू की बात लिया +9 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ तो कोई मसला नहीं। स्क्वायर हटाने का तरीका क्या होता है, रूट ले लो। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इस पे भी रूट लगा दिया, इस पे भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हुआ तो क्या आया, x - 5 इज इक्वल टू 9 का रूट +-3। ये -5 उधर शिफ्ट करवाएंगे तो +5 हो जाएगा, 5 + 3 8। एक आंसर आया। -3 -5 को वहां शिफ्ट करवाया, +5 5 - 3 2। तो हमारे पास 2 आंसर आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर आए, 2 सॉल्यूशन सेट आते हैं, एक आ गया 2 और एक आ गया हमारे पास 8। क्लियर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में यही मसला, अगर इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा और फिर a + b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आसान तरीका क्या है, इस कांस्टेंट को वहां शिफ्ट करवा दो, कितना हो गया 16 हो गया। यहां एक सवाल ये पैदा होता है, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बात आ रही है समझ में। अगर ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आया तो आना चाहिए था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पावर 2 से बनती है। ये देखें पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, इसके अंदर x की पावर क्या है, आप इसको कैसे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनाब मोहतरम जब इसका फार्मूला खोले तो बनता है a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर। तो भाई ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको अभी मिनिमाइज किया हुआ है, इसको बंद करके लिखा हुआ है, फार्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है, a - b की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -16 वहां शिफ्ट करवाया, +16, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमने दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 का रूट होता है +-4। ये प्लस क्यों होता है, इसकी तफसीलात हमने लास्ट लेक्चर में आपके सामने पेश कर दी थी। एक दफा +4 एक दफा -4, ये +4 यहां आएगा, -4 हो जाएगा, +4 -4 0। इस 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरीके से इस +4 को यहां शिफ्ट करवाया, -4 -8 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कराने से -8/3। तो एक आंसर आया हमारे पास 0 और दूसरा आंसर आया -8/3। यहां पर हमारी मिडिल टर्म ब्रेक एक्सप्रेशन एंड मिडिल टर्म ब्रेक इक्वेशन दोनों अच्छे तरीके से डिफाइन हो गई कि अगर एक्सप्रेशन होगा तो कहां तक आंसर आएगा और अगर इक्वेशन हुआ तो हमने मजीद कहां तक सिंपलीफाई करना है। उम्मीद करते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं।